हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं हिरेन वैद। उनसे जानते हैं कि इस फॉल में क्या डरना चाहिए या फिर एक बुल मार्केट करेक्शन है, ज़बरदस्त है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इस समय बॉन्ड मार्केट में पैनिक नहीं है, यूएस बॉन्ड मार्केट में, इंडियन बॉन्ड मार्केट में, मगर इक्विटी मार्केट में क्या वैल्यूएशंस को लेकर के डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो इस समय 10% की गिरावट के बाद व्हाट इज़ देयर टू बाय, सेल एंड होल्ड? लेट्स डिस्कस दैट विद हिरेन वैद। हिरेन, फैंटास्टिक टू हैव यू बैक ऑन ईटी नाउ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हिरेन, ये करेक्शन क्यों हुआ? 10% करेक्शन एक ज़बरदस्त करेक्शन है। सब की उम्मीद ये थी कि एक लास्ट हुरा शेयर बाज़ार में बचा है और शेयर बाज़ार का जो अच्छा साल है, गुड ईयर विल बिकम अ ग्रैंड ईयर, बट नाउ इट इज़ बिकमिंग स्लाइटली सबड्यूड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। व्हाई इज दैट? तो सही बात है। सबको ये लगता है कि अगर पिक्चर अच्छी शुरुआत हुई तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, बट मार्केट्स का ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मार्केट अपने चाल से चलती है। मेरे हिसाब से आई थिंक दो चीज हुई। एक तो ये ओमिक्रॉन वायरस का जो नया वेव शुरू हुआ, खैर सबको ये लग रहा था कि ठीक है, दो वेव देख लिए तो तीसरा वेव भी देख लेंगे, इतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं होना चाहिए। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये इम्पैक्टफुल है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैनिक नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने वापस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जोर से, तो फिर वापस सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट एक खराब हुआ है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से फेड बहुत ही हॉकिश हो गया, पहले बहुत ही डविश था, फिर बहुत ही हॉकिश हो गया, और ये सब जब भी चीजें होती हैं तो मैक्रो मूव्स बड़े आते हैं, तो कोई ये देखता नहीं है कि आपके फंडामेंटल्स क्या हैं क्या नहीं है। और जनरली ऐसे जो टर्न होते हैं, मैक्रो टर्न्स, वो एक कारण बन जाती है कि जहां जहां ओवर वैल्यूएशन है वहां पे, और जहां पे से थोड़ा स्पेक्युलेटिव फर्वर ज्यादा है वहां पे करेक्शन आ जाता है। तो मुझे लगता है वही हो रहा है। बट मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है। ये हर एक बुल मार्केट में सीवियर करेक्शंस आते हैं बीच में, जो लोग पेशेंस और कन्विक्शन टेस्ट करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से वही है। इट इज गोइंग टू टेस्ट आवर पेशेंस एंड कन्विक्शन। बट मेरे मन में कोई ऐसा संदेह नहीं है। मेरे हिसाब से बुल मार्केट इंटैक्ट है, करेक्शन आ रहा है, और वजह अपन करेक्शन की वजह अपन कोई भी ढूंढ सकते हैं, और हमेशा किसी ना किसी कारण को हम बकरा बनाते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि एक करेक्शन की जरूरत थी और वो करेक्शन हो रहा है। हिरेन, अचानक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर एफआई सेलिंग चलती रही तो हो सकता है खराब दिसंबर के बाद खराब जनवरी भी हो। कुछ कह नहीं सकते। एफआई तो काफी टाइम से बेच रहे हैं। मेरे हिसाब से एफआईआई अभी क्या है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक होमोजीनियस इन्वेस्टर नहीं है। इसमें लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर भी हैं, हेज फंड्स भी हैं, और बहुत सारा पैसा अभी ईटीएफ्स में भी आता है, जो वैल्यूएशन ना देखता है आने के समय, ना वैल्यूएशन देखता है जाने के समय। वो जो कॉल लेते हैं वो मैक्रो कॉल लेते हैं। तो आई थिंक एक जो मेरे हिसाब से जो एफआई की सेलिंग है वो एक एडजस्टमेंट, ग्लोबल एसेट एलोकेशन एडजस्टमेंट हो रहा है, कि सबको लग रहा है कि नहीं, अब लिक्विडिटी थोड़ी सी इंक्रीमेंटली टाइट हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। तो जो इमर्जिंग मार्केट को अक्सर लोग रिस्क एसेट्स कहते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो वहां पे से थोड़ा सा एलोकेशन हट सकता है। तो ये जो मैक्रो शिफ्ट्स हैं वो हो सकती है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं निकुंज, की अगर आप 2004 और 2006 के बीच में फेड ने तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था, उस समय एक्चुअली निफ्टी 45% डॉलर टर्म्स में ऊपर गई थी। और दूसरा, जब भी उन्होंने किया था, टेपर टेंट्रम की बात शुरू हुई थी 2013 में, लेकिन फाइनली जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाए उन्होंने 2016 से लेके 18 में। और 2016 से 18 में जब रेट बढ़ाए, तब भी निफ्टी ने और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न दी थी, क्योंकि
जनरली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वो जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तब बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से ये एक एडजस्टमेंट पीरियड हो जाने के बाद मुझे लगता है कि ये बुल मार्केट वापस रिज्यूम होगी। एंड यू नो we have to go through this. We don't have a choice, right? So you have to be very clear why you are invested and for what reason and in what stocks you are invested. And once you are very clear about why and in what stocks you are invested, then this is all part and parcel of the game. तो हिरेन, इस करेक्शन के बाद क्या रणनीति चेंज करनी चाहिए? शुड पीपल स्विच आउट ऑफ लेट्स से आईटी कंज्यूमर नेम्स एंड गो टू बैंक्स, एनबीएफसीज, मेटल्स? बिकॉज शेयर बाज़ार में गिरी हुई चीज़ में वैल्यू मिलती है, बढ़ती चीज़ में वैल्यू नहीं लगती है। जब मोमेंटम था तो आईटी भी अच्छा चल रहा था, कंज्यूमर भी अच्छे चल रहे थे, मगर अब जो गैप है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो निकुंज, इसमें ऐसा है कि एक कहावत है मार्केट में कि नए रेस का नया घोड़ा, राइट? और एक चीज बहुत क्लियर है कि कोविड के बाद जो बुल मार्केट शुरू हुई उसका एक सेक्टर क्लियरली जो नया घोड़ा था वो है टेक। एफएमसीजी और फार्मा बड़े इनिशियल फेज में 2020 में, लेकिन फिर थोड़ा सा बढ़ के वो एक साइडवेज करेक्शन फेज में चले गए, कंसोलिडेशन फेज में चले गए, और ये बढ़ता रहा, आपका टेक्नोलॉजी बढ़ता रहा। तो ये इंटरनल साइकिल्स आते हैं। अब मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस इस तरीके से कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उसमें आपका निवेश होना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन है जिस वजह से ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो आई वुड नॉट से कि जस्ट बिकॉज दे हैव गॉन अप you should now get out, switch out of them and get into sectors which are underperforming. जैसे बैंक्स सब तेजी में है प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स continues to underperform the निफ्टी। तो कोई वजह होगी जिस वजह से होगी। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस, आपको एक बैलेंस रखना चाहिए कि जहां पे एक्सेसिव पेसिमिज्म हो जाए बिकॉज ऑफ दिस, तो मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा सा बार्गेन हंटिंग करना चाहिए। लेकिन आपके जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो उनमें से निकल जाने का कोई मुझे मतलब नहीं लगता है, क्योंकि कोई वजह होती है उनकी स्ट्रॉन्ग रहने की। तो होता यह है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर सबसे लास्ट में गिरते हैं और जब मार्केट वापस सुधर जाती है तो सबसे फर्स्ट बढ़ जाते हैं। तो ये जो साइकिल्स चेंज होनी है, और मुझे लगता है कि आगे जाके कैपिटल गुड्स है या बैंक्स हैं ये भी अच्छा करेंगी। लेकिन बैंक्स, मुझे लगता है कि बैंक्स में भी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक डी रेटिंग हो रहा है ओवरऑल सेक्टर में। रिलेटिवली देयर आर सम बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो अच्छा कर रही हैं, जहां पे मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि ये डिजिटली सुपीरियर हैं एंड दे कैन कम्पीट विद द फिनटेक्स वेरी वेल। और जो बाकी बैंक्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे इनको थोड़ी सी कंपेटिटिव एज में उनकी तकलीफ आ सकती है। तो ये हमेशा होता है, ये जब कोई नया थ्रेट आता है तो सेक्टर इनिशियली चलता नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है सब कुछ। तो ये जो फिनटेक का डर है वो भी मुझे लगता है 6-12 महीने में सेटल हो जाएगा। और फिर इसमें कंपटीशन तो है ही, रिलेटिव विनर्स और लूजर्स भी होंगे, और फिर उस हिसाब से नेक्स्ट साइकिल में बैंक्स भी चलेंगे। जैसे हुआ था एफएमसीजी में, इफ यू रिमेंबर, जब पतंजलि आया था तो सबको डर था, सब एफएमसीजी स्टॉक्स डीरेट हो गए थे, सबको डर था कि ये आएगा, ये डिसरप्शन करेगा। और अगर आपको पता है तो आई थिंक अ गुड 12 मंथ्स, 12-15 महीना एफएमसीजी स्टॉक्स नहीं चले, और पतंजलि आया, उसने अपना डिसरप्शन किया, उसने 10,000 करोड़ की टर्नओवर कर ली, अब सब सेटल हो गया, अब कोई बात नहीं करता, अब कोई डरता नहीं है। और फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उन्होंने भी अडेप्ट किया सिचुएशन को, वो भी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेके आए और उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। तो वैसे ही ये सेक्टर में भी होने वाला है कि हर एक सेक्टर में एक डिसरप्शन आता है, लोग घबराते हैं, थोड़ा सा डी रेटिंग होता है,
थोड़े विनर्स लूजर्स निकलते हैं, और इसी में आपको ध्यान रख के अपने बेट्स लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक यही होगा आगे जाके। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताया कि नियर टर्म के अंदर मार्केट एक्सेस होता है, एक्सेस यूफोरिया, एक्सेस पेसिमिज्म। तो हिरेन, एक ब्रेथ की बात करते हैं, आखिरी सवाल। एक मैं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट पढ़ रहा था और उनकी राय है कि भाई पिछली बार जब मार्केट ने इतना अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था वो था 2017 में, और उसके बाद 2018 में हमने देखा ब्रेथ में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो मार्केट डिड ओके, इंडेक्स डिड ओके, बट ब्रेथ डिड नॉट डू वेल। डू यू थिंक इन 2022 वी कुड बी इन अ स्टेज वेयर ओनली few names do well? हम पोलराइजेशन जो हमने देखा था 2018-19 में, आर वी गोइंग बैक टू दैट काइंड ऑफ एन मार्केट? नहीं, मेरे हिसाब से निकुंज, ये 2018 और खास करके 2019 का जो पोलराइजेशन था वो बहुत ही एक्सट्रीम था, जो मैंने अपने 25-30 साल में कभी देखा नहीं था कि इतना एक्सट्रीम पोलराइजेशन होगा, राइट? क्योंकि ये कोई अलग वजह से हुआ था, जो IL&FS के बाद जो मॉनेटरी टाइटनेस हुई थी, और एक्सट्रीम एवर्जन टू एनीथिंग अदर देन टॉप 10-15 कंपनीज, ऐसा समय भी आया था। और मार्केट्स में यू कैन नेवर से नो, बट मुझे लगता है कि ये साइकिल थोड़ी अलग रहेगी। आई थिंक ब्रेथ काफी इंप्रूव हुई है, और ब्रेथ पहले इंप्रूव हुई अगस्त सितंबर 2020 में, और उसके बाद 21 में वापस ब्रेथ इंप्रूव हुई, और मुझे लगता है कि आगे जाके भी ब्रेथ इंप्रूव होगा, क्योंकि काफी सारे सेक्टर जो हैं वो ग्रोथ फेज में आएंगे। काफी इकोनॉमी ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं जो 5-5, 10-10 साल तक नहीं चले हैं। काफी सारी बैलेंस शीट्स रिपेयर हो चुकी हैं, काफी डेट सिस्टम से निकल गया है। तो आई थिंक इस बार जब ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में, तो ब्रेथ मार्केट में और इकोनॉमी में दोनों में इंप्रूव होगी। हाँ, कोई ऐसा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर निकल सकता है जब आपको लगे कि नहीं, एक्सट्रीम रिस्क एवर्जन है, तो पैसा जो है वो एकदम डिफेंसिव सेक्टर्स या डिफेंसिव स्टॉक्स में चले जाता है। लेकिन फिर वो मुझे नहीं लगता कि इस बार इतना डीप और सस्टेनेबल रहेगा। मुझे लगता है कि ब्रेथ जो एक बार इंप्रूव हुई है वो ब्रेथ बरकरार रहेगी। 1-2 क्वार्टर खराब जा सकते हैं ब्रेथ के लिए, बट ऐसा ओवरऑल मुझे कोई ऐसा अनुमान नहीं है कि मार्केट में ब्रेथ खराब हो जाएगी। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के पंकज टिब्रीवाल। पंकज सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। आप बिल्कुल आज अच्छे दिन जुड़े हैं। इनफैक्ट अच्छा लगेगा आपसे बातचीत कर, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरह का सेल ऑफ है ये जस्ट रिवर्स है जिस तरह का आज से 1-1.5 महीने पहले बाइंग होती थी। तब कोई भी इंडिकेटर्स को वेटेज ओवरशूट करके देखा जाता था, और एक एक दिन के अंदर हम बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट चलता हुआ देखते थे। आज जस्ट रिवर्स है, एक एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे आती है। आपका व्यू पॉइंट, हम अपनी सोच बदल दें, मार्केट की दिशा बदल लें, क्या करें? अगर आप मीडियम अवधि में देखें तो हम आज भी मार्केट पर काफी कंस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया के मुनाफे का नया साइकिल देखें तो कई सालों बाद कॉर्पोरेट इंडिया काफी अच्छा मुनाफा डिलीवर कर रही है। गवर्नमेंट पॉलिसियां काफी इकोनॉमी के हित में है, और जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है वो अभी स्टार्ट हो रही है आफ्टर 10 साल के बाद। तो मीडियम टर्म की अगर अवधि देखें तो मार्केट्स में एवरी लेवल पर अगर मार्केट जब भी गिरावट होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बट नियर टर्म में हम काफी दिनों से बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा संकोच हो रहा है मार्केट में अभी इस समय निवेश करने में। उनके कारण ये है कि अगर आप लास्ट 4-5 तिमाही में देखें तो मार्केट में एक बड़ा स्ट्रेंथ इसलिए आया क्योंकि कॉर्पोरेट इंडिया ने काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया अपने मुनाफे में। और अगर हम ये पहले हाफ की बात करते हैं जो सितंबर एंडिंग था, तो उसमें NSE 500 कंपनियों ने करीबन टोटल मिला के 4,40,000 करोड़ का प्रॉफिट पूल दिया। और इसी को अगर हम लास्ट ईयर से पूरे साल से कंपेयर करते हैं तो करीबन 70% हमने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में उसका अचीव कर लिया। तो क्लियरली एक स्ट्रेंथ था लास्ट 4-5 तिमाही से, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया का प्रदर्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहा। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 2-3 तिमाही में हमारा ये मानना है कि कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन पर कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। कमोडिटी प्राइसेस आप सब जानते हैं कि किस रफ्तार से लास्ट
6 महीने में बढ़ी हैं, चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, टिम्बर हो, लंबर हो, सब में एक बड़ी तेजी आई है, और वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन्स को इम्पैक्ट करेगा। प्लस अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वेज इन्फ्लेशन, सब चीजों में एक कहीं ना कहीं स्पेंडिंग वापस आई है और तेजी आई है, जिसके कारण मार्जिन पर प्रेशर रहेगा। और हमें लगता है कि जो अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल कॉर्पोरेट इंडिया ने लास्ट 5 तिमाही में देखा था, जिसके कारण मार्केट काफी स्ट्रांग और सपोर्टेड था, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 तिमाही में पॉज लेगा। हेडलाइन नंबर आने वाले तिमाही में तभी भी स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन ना भूलें कि मार्केट हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज को देखता है, ना कि एब्सोल्यूट चेंज को। और अगर आज मैं इंक्रीमेंटल चेंज देखता हूं तो कहीं ना कहीं वहां एक पॉज आने वाला है। सेकंड, अगर हम देखते हैं तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स पर अगर हम बात करें, तो लिक्विडिटी पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि जो 18 महीने से हमने नॉन स्टॉप एक रैली देखी, और ये सबसे बड़ी अवधि की रैली रही है ऑन रिकॉर्ड, विदाउट इवन अ 10% करेक्शन, 10% की भी हमने गिरावट नहीं देखी थी मार्केट में। अब लास्ट 1-1.5 महीने से हमें वो गिरावट दिख रही है। तो हमें ये संकेत मिल रहा है, हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बेस्ट ऑफ द मार्केट ब्रेथ है वो कहीं ना कहीं पीछे है, और आने वाले समय में मार्केट बहुत सिलेक्टिव और पोलराइज्ड हो सकता है नेक्स्ट 12-18 महीने में। तीसरी चीज अगर हम देखें तो फेड ने और ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स ने ये काफी क्लियर कर दिया है कि जो लो ब्याज दर थे वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है, और आने वाले इस तिमाही में इस साल में 2022 में 3 रेट हाइक फेड ने बोला है कि हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं अदर सेंट्रल बैंकर्स भी फॉलो करेंगे। तो जो इजी लिक्विडिटी थी, इजी इंटरेस्ट रेट एरा था, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे है। तो ये तीनों चीज का अगर हम सम्मेलन करते हैं तो हमें लगता है कि नियर टर्म में मार्केट पर थोड़ा सा कॉशन रखना जरूरी है। थोड़े से अगर मुनाफे हैं तो आपको घर ले जाना चाहिए, अगर आप ओवरवेट हैं इक्विटी पर तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन को न्यूट्रल वेट लाना चाहिए। प्रियंका यार, जब कोटक म्यूचुअल फंड अगर ऐसी बात करता है कि शायद मार्जिन्स पर प्रेशर रह सकता है, तो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई एम श्योर। तो क्या नहीं, हम कैसे समझे इसे? आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी लॉन्ग टर्म नजरिया जिनका है, उनके लिए रीजंस बहुत सारे हैं टू चेरिश। आप एडवांस टैक्स नंबर्स की बात करें, वहां पर आपको लगभग 90% का उछाल देखने वाला है Q3 में, जितनी भी कंपनियों के भी एडवांस टैक्स नंबर्स आए। इकॉनमी रिकवरी के अच्छे खासे इंडिकेटर्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म के नजरिए से यहाँ पर मार्जिन प्रेशर और कुछ की इंडिकेटर्स के चलते आपको थोड़ा सा कैप्ड लगता है ऊपर की तरफ। क्या ये आप दिस इज व्हाट वी शुड पिक फ्रॉम दिस? एकदम आपने सही बताया। मैं हिस्ट्री में काफी बिलीव करता हूँ। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 2003 से 2008 भी एक बुल मार्केट था, लेकिन उस बुल मार्केट को अगर आप 2 भागों में डिवाइड करें, 2003 से 2005 के अंत तक और 2006 से 2008 तक, 2003 से 2005 में हर सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया। जब इनिशियली हम अर्ली साइकिल में थे, अर्निंग एक्सपेंशन हुई, मल्टीपल एक्सपेंशन हुआ, और हमने फुल फ्लेजेड रैली देखा। लेकिन 2005 एंड के बाद मार्केट काफी सिलेक्टिव हो गया, और 4-5 सेक्टर ने ही बल्क ऑफ रिटर्न दिए, और काफी सारे सेक्टर साइडलाइन में थे। अगर आप उनमें निवेश खाली करके बैठे थे तो आप काफी अंडर परफॉर्म किए। हमें लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं मिड साइकिल में एंटर कर रहा है अर्ली साइकिल के बाद, जहां मार्केट काफी सिलेक्टिव हो जाएगा, जहां पर कई सारे सेक्टर्स हो सकता है अंडर परफॉर्म करे और बहुत गिने चुने सेक्टर आपको आउट परफॉर्मेंस और रिटर्न दे। तो इस साइकिल को नेविगेट नेक्स्ट 12-18 महीने को काफी केयरफुली करना होगा। मीडियम अवधि और लंबे अवधि के लिए अगर आप देखें तो इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग विकेट पर है। 100 करोड़ जनधन अकाउंट, 100 करोड़ बैंक अकाउंट, 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन, ये अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन है, और हमने विश्व को ये प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई भी प्रोग्राम को हमें करना है तो वो हम फटाफट कर सकते हैं, उसमें अब सालों की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन क्लियरली एक केसिंग पॉइंट था। तो ये जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग है, जो हमें मीडियम और लंबे अवधि में काफी बेनिफिट करेंगी। बट नियर टर्म में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को देखते हुए, कहीं ना कहीं जो ग्रीड है मार्केट में स्ट्रीट पर उसको देखते हुए, कहीं ना कहीं जो आईपीओ फ्रेंड्ली है उसको देखते हुए, हमें लगता है कि एक अच्छी करेक्शन मार्केट में दिखनी चाहिए, और मार्केट काफी सिलेक्टिव हो जाना चाहिए यहाँ से, और आने वाले नेक्स्ट 12 महीने हमें काफी सावधानी से नेविगेट करना चाहिए।
पंकज, एक चीज़ बीइंग एज एन फंड मैनेजर मेरे को आपसे पता करनी है कि आप मार्केट के अंदर और अभी कितनी गिरावट देखते हैं। अगर देखते हैं तो उसकी वजह क्या बनने वाली है? अभी आप गिनवा रहे थे, कोई ऐसा रीज़न भी है जैसे हेल्थ इमरजेंसी हमने पिछली बार देखी थी, इस बार ओमिक्रॉन की वजह से ऐसा वापस हो जाए, ये भी आप काउंट कर रहे हैं क्या अगर गिरावट देखते हैं तो? जी, जिस तरह विश्व में ओमिक्रॉन का स्पीड से बढ़ रहा है, वो एक विषय की विषय का एक चिंता का विषय है। और क्लियरली 77 देशों में WHO चीफ ने भी बोला कि ओमिक्रॉन का स्प्रेड हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश में भी सावधानी बरतनी चाहिए और इसे एक रिस्क के तौर पर अपने अजम्पशन में लेना चाहिए। मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जहां जहां वैक्सीनेशन भी डबल डोज हुए हैं, वहां भी ये वायरस कहीं ना कहीं वेरिएंट अपने आप में आया है। तो ये एक आउटसाइड रिस्क डेफिनेटली है मार्केट के लिए भी। बट मेरा ये फंडामेंटल थॉट है कि अगर नेक्स्ट 2-3 तिमाही अगर अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल पॉज हो रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं या तो साइडवेज मूवमेंट होगा या कहीं ना कहीं आपका एक टाइम वाइज या वैल्यू वाइज करेक्शन भी हो सकता है।